अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसके अंदर में हमने दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस देखा था। फिर से एक बार बताना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ठीक है। इन्वेंट्री का डेफिनेशन में क्या क्या आता है? स्टॉक, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है। इन्वेंट्री का डेफिनेशन क्या बोलता है? एन एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर यूज ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर कंजम्पशन, कहाँ? इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और क्या था? इंक्लूडिंग maintenance, supplies and stores other than machine spares, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स। मशीन स्पेयर्स का मतलब क्या था? एक पर्टिकुलर मशीन यानी पर्टिकुलर एसेट के ऊपर जो सामान लगेगा वो तुम्हारा इन्वेंट्री नहीं है। दैट फुलफिल्स द डेफिनेशन ऑफ एसेट। क्लियर है? देन क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट cost or NRV, whichever is lower, because of which concept? Prudence concept। क्लियर है? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। फिर मुझे बताना कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? कॉस्ट, इन्वेंट्री का कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? परचेज प्राइस, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो उस गुड्स को कन्वर्ट करने में लग रहा है, देन ऑल माइनस, हाँ, कॉस्ट निकालना। जस्ट नॉर्मल कॉस्ट बुक्स में आप रिकॉर्ड करोगे ना? यस, नहीं बाबा, नेट परचेज, परचेज प्राइस प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर क्या नहीं ऐड होता है? रिफंडेबल टैक्सेस, ट्रेड डिस्काउंट, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये सब ऐड नहीं होगा कॉस्ट में। क्लियर है? लेकिन कोई टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है तो वो क्या होगा? कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो कॉस्ट निकालना सीखा था। देन नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट। ईयर एंड के बाद उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए और कितना खर्चा लगेगा वो खर्चा माइनस कर देगा, तो नेट जो पॉकेट में बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर है? कॉस्ट और एनआरवी टोटल बेसिस पे चेक करना या प्रोडक्ट वाइज? प्रोडक्ट वाइज। क्लियर है? देन आपने कंसेप्ट किया था एडजस्टेड सेलिंग प्राइस कंसेप्ट। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस कंसेप्ट, उसमें क्या था? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एट सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो सेल्स दिया हुआ है, इवन क्लोजिंग स्टॉक को भी सेल्स मान लेगा, उसमें से जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100 करेगा तो जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स आ जाएगा। फिर क्या करेगा? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा देगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? कॉस्ट मिल जाएगा। दैट वाज माय एडजस्टेड सेलिंग प्राइस कंसेप्ट। क्लियर है? उसके अंदर हम लोगों ने सीखा था जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स एंड जीपी परसेंटेज ऑन कॉस्ट। इफ क्वेश्चन में जीपी परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया हुआ है एंड वैल्यू सेल्स का दिया हुआ है तो कैसे निकलेगा हम लोग? जीपी परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट कैसे निकालेगा? सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट निकालना है, तो वैल्यू कम आना है तो डिनोमिनेटर क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो सेल्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू 100। इफ इनटू जीपी करेगा तो डायरेक्ट जीपी आ जाएगा और इनटू 100 करेगा तो कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है? इफ क्वेश्चन में आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स है, तो सेल्स कैसे निकालेगा? तब 100 माइनस रेट हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा ही होगा सेल्स,
तो ज्यादा रिजल्टेंट आंसर चाहिए तो डिनोमिनेटर क्या करेगा, कम कर देगा। इज इट क्लियर? ये वाला पार्ट क्या था। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे समटाइम्स एबनॉर्मल आइटम्स का भी सेल होता है, तो क्या सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में एबनॉर्मल आइटम दो जगह होगा, एक मेरा ओपनिंग स्टॉक में और एक मेरा सेल से। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ओपनिंग स्टॉक से भी उड़ा दो उसको और उसका सेलिंग वैल्यू सेल से भी उड़ा दो, यानी पूरे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग नॉर्मल आइटम्स कंसीडर करेगा तो अपने आप क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये दो कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन किया था, ठीक है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये चैप्टर क्यों सीखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर सकते हैं हम लोग, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए ये की इंग्रेडिएंट है ऑडिट करने के लिए। देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक हैज ए डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बड़ा होगा, और क्लोजिंग स्टॉक कम किया है तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम हुआ होगा। बट क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी जाएगा, बिकॉज करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इफ करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया है, बताओ मुझे नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट में उसका क्या इंपैक्ट होगा, कम हुआ होगा, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। एंड इफ करंट ईयर में आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम किया है तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक हैज अ इनडायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट, वेयर एज क्लोजिंग स्टॉक हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट। ये कंसेप्ट क्लियर था। अब ये हमने ये तो समझ लिया कि स्टॉक इंपॉर्टेंट है। अब इस स्टॉक को कंट्रोल कैसे कर सकता है। दो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक होता है छोटा मोटा बिजनेस और एक होता है बड़ा बिजनेस, ठीक है। छोटा मोटा बिजनेस छोटी सी दुकान है, वहां पे स्टॉक क्या होता है पता है, उसको फिजिकली पता होता है, फिजिकल काउंटिंग कर लेता है वो। एक बिजनेस ऐसा होता है जहां पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं लगा रखा, तो उन लोग एवरी टाइम पता जब करना होता है कि मेरे दुकान में या मेरे गोडाउन में या मेरे शॉप में कितना स्टॉक पड़ा है, तो वो क्या करता होगा, वो पर्सनली फिजिकली काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज उसके पास कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। जब आप फिजिकली काउंट करोगे तो एक बात बताओ, एट द सेम टाइम क्या आप बिजनेस को रन कर सकते हो क्या? उस मोमेंट में आपको एक बार के लिए बिजनेस का शटर बंद करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ स्टॉक टेकिंग चल रहा है, 2 दिन तक हम लोग कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज आपका कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। कल को आपका बिजनेस कंटिन्यू है, आपने इस एरिया से काउंटिंग स्टार्ट किया, आप थोड़ा आगे तक बढ़े, ट्रांजेक्शन हुआ, बिजनेस में और नया गुड्स आ गया, यहाँ रैक में डाल दिया, आपका काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगा ना, राइट? या फिर कहीं और डाल दिया तो आपका काउंटिंग मिसमैच हो जाएगा। तो एक होता है जहां पे आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो, जहां कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, और एक बिजनेस होता है जहां पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगे हुए होते हैं। जब परचेज करते हो एंट्री कर देते हैं, जब सेल्स होगा तो एंट्री हो जाता है। तब क्या होता है, आपका स्टॉक टेकिंग करना बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि आपने यदि काउंटिंग किया और काउंटिंग मिसमैच हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर से पता कर सकते हो कि ऑन द काउंटिंग डेट, जब तक काउंटिंग खत्म हुआ तब तक आपके सॉफ्टवेयर में जो अकाउंटिंग हो रहा है बस उसको एलिमिनेट कर दो, तो आपका रिकंसिलेशन हो जाएगा। तो दो तरीके से आप अपना इन्वेंट्री को काउंट कर सकता है, एक विद द हेल्प ऑफ फिजिकल अकाउंटिंग और एक सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के थ्रू। तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल कंसेप्ट एंड दिस टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट। इसका नाम दे दिया इन लोगों ने, एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब पीरियड, पीरियड्स मतलब सर्टेन नंबर ऑफ डेज के बाद ही आप काउंटिंग पॉसिबल है, और ये सिर्फ पॉसिबल होता है फिजिकल के केस में। बिकॉज जब आप फिजिकल काउंटिंग करते हैं, हर दिन आप काउंट नहीं कर सकते, हर दिन थोड़ी धंधा रोकोगे। क्या होगा, या तो हर 6 महीने में एक बार, हर 3 महीने में एक बार, या फिर साल में एक बार, ये होता है पीरियोडिक। बट परपिचुअल, परपिचुअल का मतलब रेगुलरली आप अपडेटेड रहते हो कि आपके बिजनेस में कितना स्टॉक है और कितना नहीं है। आई बात समझ में? यानी बताओ सॉफ्टवेयर कहाँ यूज हो रहा होगा, पीरियोडिक में या परपिचुअल में? तो महंगा कौन सा है, परपिचुअल महंगा है, बिकॉज यहाँ सॉफ्टवेयर इंप्लांट करना है।
और सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने के लिए नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, बट फिजिकल वहां पे तो नहीं चाहिए ना। क्लियर? तो बताओ धंधा किस में रोकना पड़ेगा? पीरियोडिक में। समझ में आ रहा ना, यही डिस्टिंग्विश है। तो आज पहला स्टार्टिंग करेगा वहां से, एंड देन फिर एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन करेगा जहां पे हम लोग फिजिकली इसको काउंट करना सीखेगा। तो सबसे पहले लिखेगा इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। बाकी ये 99% श्योर है कि तुम लोग जब अभी फाउंडेशन के बाद निकलोगे ना, इंटर में आओगे, तुम लोग के लिए न्यू सिलेबस ही एप्लीकेबल होगा। एंड न्यू सिलेबस में आपके पास सिर्फ 6 सब्जेक्ट है रेदर देन 8 सब्जेक्ट। वो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा सिलेबस बढ़ेगा। बढ़ेगा इन द सेंस अकाउंट्स का सिलेबस दो, अकाउंट्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 में वो दोनों मिलके एक जगह आ जाएगा, तो थोड़ा सिलेबस का हेरा फेरी होगा, बढ़ेगा भी। तो वो रहेगा, बाकी ठीक है, अच्छा हो जाएगा तुम लोग के लिए। 99% तो श्योर है, 8% का प्रोबेबिलिटी का भरोसा नहीं है, बिकॉज एमसी हैज क्लैरिफाइड कि आप लोग का सिलेबस अप्रूव हो चुका है। अब बस वेट कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट कब इसको नोटिफाइड करेगा। एजम्पशंस ये है कि अपना 1 जुलाई को इंस्टीट्यूट का वो होता है डे, ठीक है, फाउंडेशन डे, तो हो सकता है उस दिन इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर दे, बट आने वाला है बहुत जल्दी, कर देगा तब तक। नहीं, जो बंदा नवंबर दे रहा है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट जो May 24 ऑनवर्ड्स एग्जाम देगा उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आपका वैसे भी अटेम्प्ट May 24 ही होने वाला है, ठीक है। तो अच्छा ही है, बढ़िया बात है कुछ तो। इवन आप लोग भी बच गए, जिसका फाउंडेशन नवंबर अटेम्प्ट है वो भी बच गए। हाँ, उसी का क्लैरिटी देखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट क्या गाइडलाइंस लेके आता है। उनको ऑटो स्विच करता है या फिर उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ओल्ड स्कीम में 1-2 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो वो एक चेक करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट कैसे गाइडलाइंस लेके आता है। कि एक होता है कि आप कंपल्सरीली स्विच कर जाओगे न्यू स्कीम के अंदर में, तो जितना पेपर दे दिया, बाकी जो बचा है वो आपको न्यू स्कीम में देना है, उस तरीके से हो सकता है। तो लेट्स सी क्या इंस्टीट्यूट लेके आता है प्रॉपरली। बट ये श्योर है 99% की ये May 24 से एप्लीकेबल होना चाहिए, और नहीं हुआ तो 110% November 24 से तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। बट आई हैव अ गट फीलिंग कि May 24 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा ये। अच्छा है, बधाई हो तुम लोग को नया स्कीम के लिए। उसके बाद ग्रुप 1 ग्रुप 2 से कोई रेलिवेंसी नहीं रहेगा। अभी आप लोग क्या सोचते हो, ग्रुप 1 दे दो, बाद में ग्रुप 2 दे देगा, बट न्यू स्कीम में ऐसा होगा कि आप दोनों ग्रुप क्लियर करोगे तभी आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा। तो वहां ग्रुपिज्म कुछ है ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, 6 पेपर पढ़ना है और 6 पेपर पास करने एक ही बार में, तो वो एक अच्छा हो जाएगा। हाँ, सेम सेम सिस्टम, यस। एग्रीगेट 50% और हर पेपर में 40, बट सुनने में ऐसा आया कि न्यू स्कीम के अंदर ऐसा होगा, द पासिंग परसेंटेज विल बी 50%। हर पेपर में 50, हर पेपर में 50, हाँ। सुनने में तो यही, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बढ़ाएगा उन लोग, तो प्रॉपर नोटिफिकेशन, हाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगा। प्रॉपर नोटिफिकेशन जिस दिन आ जाएगा हम तुम लोग को क्लैरिफाई कर देगा कि न्यू स्कीम के अंदर कैसे क्या है। हाँ, फिर एक ऑडिट पता नहीं, बट बाकी सारा हो जाएगा। ऑडिट आई डोंट नो, देखना पड़ेगा कैसे क्या हो सकता है। अभी तक अपने यहाँ पे इतना कोई है नहीं ओवरऑल भी, अच्छा कोई भी नहीं। बहुत प्रॉब्लम है, वो एक ग्रे मार्केट है, टैप करेंगे। देखो दो है, एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। किसके अंदर फिजिकल था? देखो, आप एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, भूल जाता है किसके अंदर क्या लिखना था। लेकिन यदि टर्म को समझ लोगे तो हर बार क्लिक कर जाएगा कि किसके अंदर फिजिकल था, किसके अंदर सॉफ्टवेयर था। पीरियोडिक मतलब पीरियड वाइज, परपिचुअल मतलब रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे तो भाई सॉफ्टवेयर ही मदद कर सकता है, फिजिकल तो पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो लिखना इसके अंदर क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन
हम्म। हाँ, अगर कोई इन्वेंट्री घूम जाए तो कोई ना कोई प्रॉब्लम घूम जाए। अभी बताता तुम्हारा आंसर, क्वेश्चन रखना, आंसर अभी मिल जाएगा तुम्हें जब अपन लिखेगा। अब देखो, बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स, दिस इज बेस्ड ऑन माय बुक रिकॉर्ड्स। क्लियर है? समय किसमें ज्यादा लगेगा, बहुत समय खाएगा। कॉस्टली भी कौन सा है, कॉस्टली परपेचुअल है, बट टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है, पीरियोडिक। मतलब पीरियोडिक में समय ज्यादा लगेगा बट सस्ता है। कोई भी नॉर्मल एक इंसान को खड़ा करेगा, भाई काउंट करके बता दे। पर परपेचुअल के अंदर समय कम लगेगा बट खर्चा ज्यादा है ना, एक्सपेंसिव है। तो लिखेगा इट इज टाइम कंज्यूमिंग बट कॉस्ट इफेक्टिव है। ये खर्चा कम लगता है इसमें। इवन तुम लोग को भी हम स्टॉक वेरिफिकेशन ऑडिट में भेज सकते हैं, चाहे तुम लोग सीए फाउंडेशन क्लियर करो नहीं करो, इंटर क्लियर करो चाहे नहीं करो, तुम लोग भी स्टॉक ऑडिट में जा सकते हैं। स्टॉक ऑडिट में जाके करना क्या होता है, फिजिकली काउंट करना होता है। तुमको एक शीट दे देगा, देख लेना भैया ये नंबर मिला लेना, इतना इतना क्वांटिटी है या नहीं है, तो कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई नॉलेज थोड़ी ना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी का जरूरत ही नहीं है। तो यानी ये टाइम कंज्यूमिंग तो है बट कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है। वेयर एज परपेचुअल में क्या होगा, इट सेव्स टाइम बट कॉस्टलियर टू इम्प्लीमेंट। भाई सॉफ्टवेयर लगाने में खर्चा तो लगता है ना, जितना बड़ा कंपनी उतना महंगा सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, सिक्योर सॉफ्टवेयर। तो ये आपके लिए थोड़ा खर्चेलू है, पर ठीक है। धंधा किसमें रोकना पड़ेगा, पीरियोडिक में। तो टेम्पररी, ऐसे परमानेंट वर्ड क्यों नहीं यूज किया, परमानेंट का मतलब होता है सदा के लिए धंधा बंद। अरे कुछ दिन के लिए कुछ घंटे के लिए बंद करेगा ना, कि भैया आज हम धंधा नहीं करेगा, आप कल आना, आज मेरे यहाँ पे स्टॉक टेकिंग चल रहा है। थोड़ा ऑब्जर्व करना, बहुत सारा बिजनेस हाउसेज ऐसा होता है जो है ना स्टॉक वो बंद कर देता है शटर, उसमें ना एक लेबल चिपका देता है स्टॉक टेकिंग इज गोइंग ऑन, वी विल रिज्यूम अवर बिजनेस फ्रॉम मंडे। तो ऐसे सैटरडे संडे के लिए एक बार शटर बंद कर देता है, ताकि अभी ना तो हम लोग कुछ खरीदेगा ना कुछ सेल आउट करेगा। क्लियर है? तो टेम्पररी क्लोजर ऑफ business is required under this system। इसमें क्या करेगा, इन्वेंटरी टेकिंग is possible without affecting the operations of business। तीनों पॉइंट एकदम तुरंत दिमाग में सेट हुआ है, याद है ना, तीनों साथ साथ याद ही कर, लॉजिकल है, कुछ है नहीं कि एक जगह हम लोग फिजिकली काउंट करता है, एक जगह मेरा बुक रिकॉर्ड्स होता है। जब आप फिजिकली काउंट करोगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा लेकिन सस्ता है, बट जब आप बुक रिकॉर्ड्स यूज करोगे तो समय कम लगेगा बट वो महंगा है। फिजिकली काउंट करते तो धंधे का शटर बंद करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, वेयर एज जब बुक रिकॉर्ड्स चेक करना है यानी सॉफ्टवेयर में ही निकालना है तो बिजनेस को रोकने का जरूरत ही नहीं है। क्लियर है यहां तक? इस 3 पॉइंट में किसी का भी डाउट है तो पूछ सकता है, किसी का भी डाउट है क्या?
अब फिजिकल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? तुमको कभी भी जानना हो कि तुम्हारे दुकान में, तुम्हारे गोडाउन में कितना गुड्स है, तुमको एवरी टाइम पता ही नहीं चलेगा। जिस दिन तुम काउंट करेगा उसी दिन एक्चुअल पिक्चर पता चलेगा। वेयर एज बुक रिकॉर्ड्स में तो हम लोग कभी भी पता कर सकते हैं ना, राइट? तो लिखना it provides information about कि कितना है और कितना बेच दिया, कब बताएगा ये? जिस दिन आप काउंटिंग करोगे। यानी इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट, एट अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट का मतलब जिस दिन आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं उस दिन ही बताएगा ये तो। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तब क्या होगा? एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब चाहिए तब इंफॉर्मेशन निकल जाएगा ना। सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझ में आई ये? ठीक है। अब देखो क्या हुआ जब आप फिजिकली काउंट करते हो, ठीक है? सपोज मैंने लास्ट जब फिजिकल काउंट किया था तब मेरे पास 15 मोबाइल फोन था। छोटा सा मोबाइल फोन का दुकान है। अब मैं जब आज फिजिकली काउंट कर रहा हूं, ऐसे काउंटिंग करने लगा, तो मेरे पास में 9 मोबाइल फोन है। पहले कितना था? 15। अभी काउंटिंग किया तो 9 ही है। इसका मतलब क्या? 6 सोल्ड हो गया। तुम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं बोला हो सकता है ये 6 चोरी हो गया? ये भी तो पॉसिबल है। अरे यही कोई जरूरी है क्या मैंने बेचा ही होगा? चोरी भी तो हो सकता था। इसका मतलब पीरियोडिक में हमारे पास कोई गुड्स नहीं मिलता तो हम क्या एजम्पशन मानता है कि बिक गया। मन से जो पहला आवाज आया, यही सबका ह्यूमन बींग है ना हम लोग, तो बेचारा फ्रेम करने वाला भी वही बोला। पहला एजम्पशन क्या आया? बिक गया होगा। तो हमेशा फिजिकल वेरिफिकेशन में हम लोग यही एज्यूम करता है कि हमारा क्या हो गया होगा? बिक चुका होगा। तो यानी कोई भी इन्वेंट्री आपको नहीं मिलता है तो हम लोग क्या एज्यूम करेगा? सोल्ड आउट है। अंडर दिस गुड्स not in inventory is assumed to be sold। अब सोचो, सॉफ्टवेयर, आपने 10 मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है? 10 मोबाइल फोन खरीदा तो सॉफ्टवेयर के अंदर में 10 मोबाइल फोन का परचेज चला गया। तो तुम्हारा इन्वेंट्री यूनिट्स में 10 मोबाइल फोन आ रहा है। उसमें से 2 मोबाइल फोन बेच दिया, 2 मोबाइल फोन बेच दिया तो सॉफ्टवेयर में सेल्स का एंट्री कर दिया। अब तुम्हारा सॉफ्टवेयर कितना फिजिकल यूनिट्स बताएगा? 8, जो तुम्हारे पास है सॉफ्टवेयर बता रहा है। लेकिन जब तुमने पर्सनली काउंट किया तो पता चला 7 ही है। यानी जो चोरी हो गया, इसका मतलब चोरी हुआ है एक मोबाइल फोन। जो चोरी हो गया सॉफ्टवेयर तो बोलता है वो भी मेरे स्टॉक में है। यानी जब तक आप सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग नहीं करोगे वो लॉस ऑफ गुड्स बताएगा ही नहीं तुम लोग को, राइट? लेकिन फिजिकली कम से कम ये तो पता कर पा रहा था कितना कम है। बट सॉफ्टवेयर में जब तक अपन अकाउंटिंग नहीं करता ये कुछ नहीं बताता। जितना आप अकाउंटिंग करोगे वो उसके हिसाब से ही आपको स्टॉक बताएगा। यानी जो लॉस हो गया है वो भी कब पता चलेगा? जब आप सॉफ्टवेयर में लॉस का एंट्री करेगा। आई बात समझ में? तो लिखना यहां पे, अंडर दिस
क्योंकि देखो आपका सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग 8 मोबाइल फोन आ रहा है, लेकिन एक तो चोरी हो गया, मतलब मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो सॉफ्टवेयर बता रहा है उसमें एक लॉस ऑफ गुड्स भी है, बता रहा है ना, बट वो तो गलत बता रहा है। फिजिकल में क्या एज्यूम कर रहा था, जो नहीं मिला वो बिक गया, लेकिन यहाँ पे जो नहीं अकाउंटिंग आया उसको भी हम लोग क्या मान रहे हैं, जो चोरी हो गया उसको भी क्या मान रहे हैं, स्टॉक का पार्ट मान रहे हैं ना। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको एवरी टाइम क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर में अपडेट करना पड़ता है। यदि कोई चोरी भी हुआ है तो आप जब तक उसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं डालोगे, सॉफ्टवेयर उस यूनिट को माइनस नहीं करेगा। हाँ हाँ फिजिकल, अरे फिजिकली दोनों जगह चेकिंग होता है, एक हो गया जहां पे अकाउंटिंग भी फिजिकल है और चेकिंग भी फिजिकल है। बट वो थोड़ा सा बेसिक्स करता है, सॉफ्टवेयर नहीं है ना उसके लिए, फिजिकल अकाउंटिंग मिसप्लेस हो सकता है, और फिजिकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना। यदि बहुत सारा अकाउंटिंग है तो लास्ट में प्लस माइनस करना पड़ेगा, बट सॉफ्टवेयर में तो ये सब करने का जरूरत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटो सब कुछ करके दे देता है ना। आया समझ में? क्लियर है यहां तक? सो अंडर दिस क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स, हो सकता है इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स until accounting is not done। तो वो जो गुड्स चोरी या गुमा है वो भी तो मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री में ही आ रहा होगा, यदि आपने सॉफ्टवेयर में इसका अकाउंटिंग नहीं किया है तो। क्लियर है? अब ये बताओ इन्वेंट्री कंट्रोल किस मेथड में पॉसिबल है? कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है अननेसेसरी चोरी हो जाना, गुम जाना, किस मेथड के अंदर, मतलब आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है, आप चोर को पकड़ सकते हैं सॉफ्टवेयर में, कैसे कि सॉफ्टवेयर में सर्टेन गुड्स आया प्लस कर दिया, सेल हुआ माइनस कर दिया, बाकी तुम्हारा स्टॉक में आना चाहिए ना। अकाउंटिंग ऑफिस में होता है, गुड्स गोडाउन में रहता है, गोडाउन में भी हम लोग एक आदमी को हायर करके रखता है जिसका काम होता है वो देखना कि कितना गुड्स आया और कितना गुड्स गया। यदि उसी का नियत खराब है, उसने कुछ एम्बेजलमेंट किया, गायब भी कर दिया कुछ गुड्स, ऐसे ही अपना पर्सनली बेच दिया, तो सॉफ्टवेयर में तो पता नहीं चलेगा ना। तो जब आप ऑडिट करने जाएगा, जब आप ऑडिट करने जाएगा, सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो तो बेचारा जैसा उसको इंस्ट्रक्शन देता है वैसे ही देगा ना। तो आपने सॉफ्टवेयर से हेड ऑफिस में गए आप, जैसे कि सपोज एक्साइड का ऑडिट करना है, एक्साइड बैटरीज नाम सुना है सब कोई, बहुत बड़ा कंपनी है, उसके पूरे इंडिया में अलग अलग बहुत सारे गोडाउन है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हेड ऑफिस से हर जगह से गुड्स आता है। हेड ऑफिस क्या करता है, अपने डीलर्स या फिर अपने गोडाउन में भेज देता है, हर एक स्टेट में उसका गोडाउन है, उस गोडाउन से सब जगह सेल आउट होता है उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो एक्साइड हेड ऑफिस चाहता है चेक करके आओ, एज ए ऑडिटर हम लोग को अपॉइंट करेगा, बोलेगा कि आप हमारे इस जोनल के सारे गोडाउन्स को चेक करके आओ कि वहां सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ओनर कि वो हर एक गोडाउन में जाके चेक करे कि सब कुछ माल अच्छे से रखा है या नहीं रखा, कहीं गोडाउन में जो हायर कर रखा है उसकी लापरवाही से मेरा बैटरीज खराब हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि उसने चोरी करवा दिया। या फिर सॉफ्टवेयर तो बोल रहा है कि वहां पे 100 बैटरीज होना चाहिए, बट फिजिकली काउंट किया तो पता चला वहां तो 80 बैटरी है। अब हर दिन तो मालिक आएगा नहीं ना, तो इसके लिए मालिक क्या करेगा, हम लोग को अपॉइंट करेगा कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग जाइए इंडिपेंडेंटली स्टॉक ऑडिट करके मेरे को वेरीफाई कीजिए कि वहां पे स्टॉक का क्या पोजीशन है। तब तुम लोग क्या करता है, अब वेरीफाई करना है। अब सोचो तुम जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं, लेट्स से सपोज एक्साइड का हेड ऑफिस आई डोंट नो कहां पे बट बॉम्बे में सपोज अज्यूम, उसने बोला आप जाओ गुवाहाटी का जो गोडाउन है उसका स्टॉक ऑडिट करके आओ। अब मैं गुवाहाटी आ गया, गुवाहाटी का जो गोडाउन है ना, मैंने उसको बोला कि भैया एक काम कीजिए आपका सॉफ्टवेयर से मेरे को स्टॉक रजिस्टर दीजिए, फिर हम फिजिकली वेरीफाई कर लेते हैं। पता कोई फायदा है क्या? आप उसी से डेटा मांग रहे हैं जिसका चेकिंग करने गए, वो तो बेचारा वही देगा ना जो उसके मैनिपुलेशन में होगा। तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग हेड ऑफिस से सॉफ्टवेयर से क्या करेगा, एक रजिस्टर लेके आएगा, एक शीट
जिसमें लिखा हुआ होगा कि गुवाहाटी गोडाउन में इतना यूनिट्स आपको मिलना चाहिए। फिर वो शीट अपन पॉकेट में डाल के लेके आएगा, बताएगा नहीं अपन। फिर अपन बोलेगा गुवाहाटी वाले गोडाउन को कि भैया आपका सीट दीजिए, आपके अकॉर्डिंग आपका यहाँ कितना होना चाहिए, वो देगा। पहले तो वो वेरीफाई करेगा, क्योंकि भाई फिजिकली तो बहुत सारा होगा ना, सॉफ्टवेयर तो फटाक से निकाल के दे देगा। चलो सॉफ्टवेयर में दिखाया कि उन लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास में 800 एक्साइड का बैटरीज पड़ा है, 800 है, ठीक है भैया वेरीफाई करवाइए। फिर हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, फिजिकली एक एक वो काउंट करवाएगा। यदि वहीं पे गड़बड़ निकल गया तो पहला तो वो वहीं फंस गया, बट वो गड़बड़ निकलना चांसेस कम होगा, क्योंकि उसने जो वो 800 निकाल के दिया है उसने तो अपने हिसाब से निकाल के दिया है, तो वो करेक्ट ही होगा। अब फिर हम लोग उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा, जो हमें हेड ऑफिस से शीट मिला था। हेड ऑफिस यदि बोलता है कि मेरा गुवाहाटी गोडाउन में 820 एक्साइड बैटरीज होना चाहिए, और ये बोल रहे हैं 800, फिर हम लोग क्वेश्चन रेज करेगा कि भैया ऐसा क्यों। इफ 20 बैटरीज आपका हेड ऑफिस बोल रहा है आपके यहाँ पे होना चाहिए, तो क्यों नहीं है, कहाँ गया? या तो आपने जानबूझ के सेल्स दिखाया नहीं, कुछ तो गड़बड़ी किया है, तो फिर वो क्वेश्चनेबल है, वो हम लोग रिपोर्ट कर देगा हेड ऑफिस में कि हम लोग गया था वहां पे, एज पर द गोडाउन का रिकॉर्ड्स 800 बैटरीज होना चाहिए, हम लोग को 800 बैटरीज मिल गया, लेकिन हेड ऑफिस बोल रहा है 820 होना चाहिए, हमें तो वहां 820 बैटरीज नहीं मिला। अब आप चेक कर लो, कहीं आपका उस गोडाउन का फॉल्ट है या फिर आपका अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है, ये हम लोग रिपोर्ट कर देगा। सिर्फ इतना ही काम नहीं बोलता है हम लोग को हेड ऑफिस, हम लोग को ये भी बोलता है आप जाके ये भी देखना कि वहां पे जो गुड्स रखा हुआ है क्या वो प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है, क्या चोरी होने का कोई प्रोबेबिलिटी है, क्या खराब होने का प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रॉपरली वहां पे सीसीटीवी सर्विलेंस है या नहीं है, हाइजीन तरीके से जैसे होना चाहिए बैटरी उस कंडीशन में रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, ये सारे पॉइंट्स भी हम लोग को नोट करके देना होता है। यही एज ए ऑडिटर अपना काम है। आया समझ में कि क्या करते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल हो गया ना, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है तो हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर सका। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन वाले में क्या होगा, वो खुद ही बंदा अपना रिकॉर्ड्स दे रहा है, तो उसमें कंट्रोल कैसे पॉसिबल है? कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सॉफ्टवेयर में कंट्रोल पॉसिबल है, बट इन केस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन यानी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, आप ज्यादा कंट्रोल्स नहीं लगा सकता, बट सॉफ्टवेयर के केस में बहुत सारे कंट्रोल लगा सकते हैं हम लोग। आई बात समझ में? तो लिखना, किसमें कंट्रोल पॉसिबल है? परपिचुअल जहां सॉफ्टवेयर होता है, बट पीरियोडिक में पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के आप लोग स्टॉक ऑडिट करना सीख गया, तो हम किधर ही भेजेगा तो करके आ जाना। क्या स्टॉक ऑडिट सबसे इजी काम है, सिर्फ खाना मिलता है और आने जाने का खर्चा मिलता है, स्टाइपेंड चाहिए। हाँ, अंडर दिस इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल, बट वही है कि हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। एज ए चार्टेड अकाउंटेंट कोई ऑडिट मिलता है तो हम लोग क्लाइंट से पहले से बात करके रखते हैं, देखिए हमारा बंदा जाएगा, आने जाने का ये खर्चा लगेगा, खाने का इतना रुपए, ये कंपनी रिम्बर्स करेगा, और काम करने का फीस है वो तो अलग है ही। तो ऐसा ही होता है। तो बट उसके लिए भी हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन देना होता है, भाई आया गया, जिसमें गया कैब करके गया तो कैब का बिल तो होगा, बिल सबमिट करना होता है। और कुछ कुछ चीज का बिल मिलता नहीं है, तो हम लोग ऑफिस डॉक्यूमेंट में एक बिल बनाता है, फिर जो ऑफिस का सीनियर पर्सन, समझ लो तुम्हारा जो बॉस होगा वो साइन कर देगा, मतलब वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन हो गया। अंडर दिस इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल है ना। इन्वेंट्री कंट्रोल कैन बी exercised under this। इसीलिए कहते हैं सिर्फ यूपीएससी को छोड़ दो और यूपीएससी को छोड़ दो, मतलब स्टेट जो सिविल सर्विस के एग्जाम है, सिविल सर्विस के एग्जाम की जो प्रिपरेशन करवाता है ना, वो कोई भी आईएएस नहीं होता, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है। बाकी जितने भी लेवल के एग्जाम है उसमें वही पर्सन कॉम्पिटेंट है जो उस डिग्री को अचीव कर चुका है। इफ यू विल गो फॉर द जेई डबल ये सब प्रिपरेशन के लिए जाते हो, वहां पे आईआईटीएंस खुद पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस जर्नी को फेस किया, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। आप सीए फील्ड में आते हो तो आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ना प्रेफर करते हो, क्यों? क्योंकि उसको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज भी है कि क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या नहीं हो सकता है।
तो वो चीज बहुत जरूरी होता है। अदर देन यूपीएससी, वहां पे तो पॉसिबल ही नहीं कि आईएएस अधिकारी के पास इतना समय है कि वो कोचिंग करवाएगा, उसको तो भाई इंडिया के लिए सर्व करना है। लेकिन बाकी आप कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, द पर्सन हु हिमसेल्फ हैज दैट डिग्री वही ज्यादा कॉम्पिटेंट है। कितने भी एग्जाम्पल्स उठा के देख लो, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द सिनेरियो कोई निकल जाता है, वरना 99% केसेस में जो पर्सनल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, वही दे पाता है जिसके पास वो कॉम्पिटेंट डिग्री है। चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लो। हाँ, यूपीएससी वाले में क्या होता है, टीचर्स वही होते हैं जो यूपीएससी को ट्राई कर चुका है, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है। क्योंकि वो नहीं कर पाए इसीलिए उन लोग के पास अब नॉलेज तो है। बट क्या होता है, यूपीएससी का ऐसा एग्जाम है जहां पे बहुत लिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं और एक एज बार लिमिट है, प्रॉब्लम वहां है। और अपने सीए वगैरह में एज बार लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट्स का कोई टेंशन नहीं है, बूढ़े हो जब तक शरीर में जान है तब तक देते रहो, तो वो एक बेनिफिट है। हाँ, जितना देना है तो फिर से रजिस्ट्रेशन करवा लो, फिर दो, किसने रोका है? तुम 50 साल, 60 साल, 70 साल का उम्र में भी सीए बन सकता है, बट यूपीएससी नहीं बन सकता ना। 30 या 20 ऐसे, 30-32 है क्या? हाँ, काफी कम। हाँ हाँ, कैटेगरी वाइज है वही, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो वहां वो है, बस वही फायदा है। हाँ ऐसा क्यों नहीं, समटाइम्स यू डू फॉर द डिग्निटी, आपका लाइफ स्टेबल तो आ ही जाता है। देयर आर थोड़ा सा एग्जांपल्स है जिन्होंने एट द एज ऑफ 45, 40, 50 में भी सीए किया है। हाँ हाँ, सीएस थे वो सीएस थे, उन्होंने सीएस ट्राई किया था, शादी हो गया था, 2 बच्चे हो गए थे, बच्चे क्लास 12 तक आ गए, फिर उन्होंने सीएस को स्टार्ट किया था, तो सीएस फाउंडेशन मेरे से किया था, वो क्लियर हो गया था, फिर प्रोफेशनल, उसके बाद आगे मैंने कन्वर्सेशन हुआ नहीं, कि लाइफ बिजी होती है उससे। और इवन कुछ आप गूगल करोगे तो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एट द एज ऑफ 50 या 40 के आसपास जाके सीए अपना कंप्लीट किया। कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप फाइनल क्रैक नहीं कर पाते, लक फेवर नहीं करता, तो आप क्या करते हो, रुकते तो नहीं है ना, लाइफ लाइफ के दूसरे सिनेरियो में बिजी हो जाते हो, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको ऐसा लगता है यार ये हमको कर लेना चाहिए, इसका एक अलग चार्म है लाइफ में, कम से कम एक डिग्री तो कंप्लीट किया, तब फिर आप वापस लग जाते हो उस चीज के अंदर। और एग्जाम देने के लिए कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है भाई, आप एग्जाम हॉल में जब आप प्रैक्टिकली जब इंटर लेवल में जाओगे ना, आपको लगे इतना बूढ़ा बूढ़ा लोग एग्जाम, एक्चुअली बूढ़ा नहीं, वो तुमसे उम्र में बड़े हैं बस, तुमको ऐसा लगे ये भैया लोग भी एग्जाम देने आ रहे हैं इंटर का, और खुद को देख के आईना में से हम क्या बच्चा सा है जो सीए देने के लिए आ गया। ठीक है, तो वो होता ही है। हाँ, वो होता ही है, वो होता ही है। नहीं, आफ्टर कभी भी चाम आ सकता है आपके अंदर पढ़ने का, तो वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, इट डिपेंड्स। यदि किसी का बीकॉम में 50% से ऊपर एग्रीगेट आया ही नहीं है, उसको सीए करने का मन में आ गया है, तो उसको तो फाउंडेशन रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट एंट्री में जा नहीं सकता है वो, तो वो सारा है। तो ये समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, ओवर द जर्नी बहुत ज्ञान मिलेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करते रहेंगे। ये समझ में आया दोनों सिस्टम। बहुत बार जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये पूछता है पीरियोडिक इन्वेंट्री वर्सेस परपेचुअल इन्वेंट्री, 4 मार्क या 5 मार्क में पूछ लेगा आपको, तो आपको एज इट इज छाप के आ जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स पूरा मिलता है, बिकॉज ये अपना थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो यहाँ बस आपको एक्सप्रेस करना है एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, लॉ की तरह नहीं है कि एग्जैक्ट सेक्शन कैसे लैंग्वेज बोलता है वैसा लैंग्वेज लिख के आओ, उतना प्रॉब्लम नहीं है अकाउंट्स के अंदर। ये क्लियर है? अब देखो, जो आज अपन प्रैक्टिकल 2-4 क्वेश्चन अपने को डिस्कस करना है वो होगा इन्वेंट्री टेकिंग के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री टेकिंग? नहीं, फाइंड आउट करना कि आपके पास ऑन 31 मार्च कितना स्टॉक था, इसको बोलता है इन्वेंट्री टेकिंग, मतलब इन्वेंट्री को काउंट करना। क्लियर है? ये पता करना। एक बार फिर से मेरे को बता दो कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हो। सपोज ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है, इस डेट में कितना स्टॉक है मुझे ये जानना है। तो अपन क्या क्या करता है,
सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना था वो देखता है, राइट। फिर साल में आगे जाता रहता है, तो जो खरीदा वो इस स्टॉक में ऐड कर देगा। इफ कुछ रिटर्न कर दिया तो माइनस हो जाएगा परचेज रिटर्न, राइट। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऐड कर देंगे, माइनस, ध्यान रखना सेल्स माइनस नहीं करते, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेगा। और कुछ रिटर्न आ गया तो प्लस कॉस्ट ऑफ, इतना करने के बाद आपको मिलता है क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया ये क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है तो ये है 31 मार्च सपोज 23। ये है 15 मई 2023। कौन सा वैल्यू ऑफ स्टॉक आप बैलेंस शीट में दिखाता है? 31 मार्च वाला। अरे ये तो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं, मुझे तो स्टॉक कौन सी डेट का चाहिए? इस डेट का स्टॉक निकालना है, बट क्वेश्चन तुमको इस डेट का स्टॉक दे रहा है, ये वैल्यू बता दे क्वेश्चन। तो क्या आप लोग इस डेट का निकाल सकता है क्या? कैसे? लॉजिक समझ में आया? सीधा जब गया तो नॉर्मल कर रहा था, अब आपको क्या करना है, रिवर्स आना है, यानी ये उल्टा उल्टा होता रहेगा, उल्टा चल के आना है ना अपने को। उल्टा चल के आएगा तो क्या करेगा तुम लोग? परचेज को माइनस कर देगा, परचेज यस, क्या करेगा अपन, बोलो 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 बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, उल्टा होता जा रहा है। पहले आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया था, अब क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न प्लस हुआ था जब सीधा जा रहे थे, तो रिवर्स आएंगे तो क्या होगा, माइनस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा, परचेज रिटर्न, परचेजेस एंड ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया? बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? ओपनिंग स्टॉक का क्या होता है, साल के शुरू में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक कैरी। तो अगले साल का कैरी होगा। ये मेरा है क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला वैल्यू अगले साल ओपनिंग बनेगा ना, ये ओपनिंग तो पिछला साल का है। हाँ, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर है। हाँ, 2022 का ही। यस, हाँ, हम लोग जो कुछ भी रिवर्स कर रहा है वो इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, इसको रिवर्स कर रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक कुछ गुड्स खरीदा भी होगा और कुछ गुड्स सेल आउट भी किया होगा ना, बट वो तो हमें हटाना पड़ेगा ना, टू फाइंड आउट द स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। ये लॉजिक समझ में आया? हाँ, वो निकालना है। समझ में आया? दिमाग में एक चीज फिट कर लो, कभी भी अपन क्या नहीं लेगा, सेल्स नहीं लेगा, सेल्स नहीं लेगा, क्या लेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स।
और सेल्स रिटर्न कौन सा लेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। क्लियर है? बिकॉज हम लोग को कॉस्ट ही तो निकालना है। कॉस्ट निकालने के लिए कंपैरिजन भी किससे करोगे? कॉस्ट से ही करोगे, सेल्स चाहिए ही नहीं। आया बात समझ में? क्लियर है ये चीज? क्रिस्टल क्लियर है? हाँ, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा, ठीक है? क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छे से समझना, वर्डिंग समझना। हाँ, पिछला साल का है, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो मतलब तुमको ये कंफ्यूज करे तो इसको हटा ही दो लो। अब ठीक है, ये हटा ही दो, अब ठीक है ना? इतना ही समझ लो, बहुत होगा। अब मेरा बात सुनो अच्छे से। क्वेश्चन दो तरह का मिलेगा आप लोगों को। एक बोलेगा फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट करके बताओ, और एक बोलेगा स्टॉक एज पर बुक रिकॉर्ड्स कैलकुलेट करके बताओ। पहले तो बताओ मुझे दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? यस, फिजिकल स्टॉक का मतलब एक्चुअल में तुम्हारे ऑफिस या गोडाउन में कितना स्टॉक है। जैसे कि सपोज तुमने गुड्स खरीद लिया, बायर से गुड्स परचेज कर लिया, तुम्हारा बिल आ गया। बिल आ गया होगा तो तुम सॉफ्टवेयर में एंट्री कर लिया होगा, तो सॉफ्टवेयर में तो स्टॉक बढ़ गया ना वो। लेकिन क्या फिजिकली आया अभी तक? तो फिजिकल काउंटिंग के अंदर उसको काउंट नहीं करेगा। आई बात समझ में? यानी उसको इग्नोर करना है। बट यदि आपसे पूछे बुक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, अब आपके पास फिजिकली आया हो चाहे नहीं आया हो, हम लोग उसको हमारा स्टॉक टेकिंग में काउंट करेगा। समझ में आया? फिर से बोलूं? हाँ, एक होता है फिजिकल स्टॉक, पूछेगा तुमसे। फिजिकल स्टॉक का मतलब एक्चुअल में कितना स्टॉक तुम्हारे पास है। जैसे कि सपोज तुमने एक कस्टमर को सेल कर दिया, कस्टमर को सेल कर दिया, बिल काट दिया तुमने सॉफ्टवेयर में, बट वो बोला भैया हम 2 दिन के बाद गुड्स लेके जाएगा, 2 दिन के बाद गुड्स लेके जाएगा, और 2 दिन आ रहा है तुम्हारा 2 अप्रैल, 31 मार्च को तुमने सेल कर दिया था। तुमसे कोई फिजिकल स्टॉक पूछेगा तो वो जो गुड सेल कर दिया, क्या वो तुम्हारे स्टॉक में काउंट होगा क्या? फिजिकली पूछेगा तो हाँ होगा। अरे क्योंकि वो गुड्स गया है क्या? गुड्स तो तुम्हारे पास में ही पड़ा है, सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही तो एंट्री किया तुम लोगों ने। लेकिन यदि तुमसे एज पर बुक रिकॉर्ड्स पूछेगा, तब क्या वो स्टॉक जो तुमने सेल कर दिया तुम्हें अपने स्टॉक में काउंट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सेल हो चुका, वो तुम्हारा है ही नहीं। आया समझ में? ये दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है, हर एक लैंग्वेज टर्म को समझना है, ठीक है? कोई हड़बड़ी नहीं करना, यही मेन पार्ट है इस चैप्टर का, स्टॉक टेकिंग। इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को आपने अच्छे से कर लिया, ट्रस्ट मी, पीफो लीफो एवरेज वेटेड एवरेज तो ऐसे हो जाएगा चुटकी बजाते ही। लेकिन इसी को अच्छे से सीखना है, यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करता है। क्लियर है? आप लोग अपना मॉड्यूल खोलेगा। हाँ, वो डिफरेंस आएगा, आने दो, हमें तो क्वेश्चन ने जो पूछा वो निकाल के दे देना है। रिकंसाइल करेगा, फिर रिकंसिलेशन होगा। हाँ, ये वाला तो एकदम नॉर्मल है। देखो सुनो, इस कैटेगरी का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। इस कैटेगरी का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था पहले, इसको बाद में करेगा। मैं तुम लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन। इफ नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट सेशन में मेरे को बताना, अपन इसको कर लेगा। इसमें देखो एक एबनॉर्मल आइटम है। मैंने सिखाया था ना कि ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम लोग सिर्फ नॉर्मल आइटम ही कंसिडर करेगा। ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है? हटा देगा उसको, राइट? आओ आगे करता है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो।
पहले क्वेश्चन सेल्फ पढ़ो तो फिर मैं भी पढ़ूंगा आप लोग के साथ में। सेल्फ पढ़ने की आदत डालो। देखो नंबर 9, अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31st of March every year. Due to some unavoidable reason, no inventory taking could be possible till 15th of April. 15 अप्रैल तक हम लोग इन्वेंट्री काउंट ही नहीं कर सका। ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू 5 लाख, यानी 15 अप्रैल का वैल्यू हम लोग को बता दिया। क्वेश्चन चाहता है हम लोग रिवर्स आए, हम लोग को तो 31 मार्च का चाहिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस डेट में कितना स्टॉक था ये बता दिया। अब बताओ बैलेंस शीट के अंदर ये 15 अप्रैल वाला स्टॉक बताएगा क्या तुम लोग? 31 मार्च का निकालना पड़ेगा, मतलब रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन जब आता है, सेल्स के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ क्या करना है, प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस। क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला, 15 अप्रैल को अपना गुड्स है 5 लाख का। द फॉलोइंग फैक्ट्स वेर एस्टैब्लिश्ड ऑन 31st of March एंड 15th अप्रैल, बिटवीन 31st मार्च एंड 15th अप्रैल ये सारा कहानी हुआ बिजनेस में। तो मेरे पास स्टॉक एज ऑन 15th अप्रैल 20 पता है कितना है, और रिवर्स जाना है मेरे को। सेल्स ₹4,10,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स 1 लाख। उससे मैं क्या करूं, कैश है या क्रेडिट है? सेल्स तो सेल्स होता है, तो मेरा गुड्स माइनस हुआ होगा ड्यूरिंग दिस 15 डेज। तो रिवर्स आएंगे तो क्या करेंगे, इस 15 दिन के अंदर में तुम लोगों ने 4,10,000 रुपए में माल बेचा है, गुड सेल किया है। रिवर्स आओगे तो क्या करोगे, प्लस सेल्स प्लस करूं या कॉस्ट ऑफ सेल्स? इसका मतलब ये तो सेल्स दिया है, अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ढूंढो क्वेश्चन में कहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा। कितना भला मानुष है, 20% ऑन सेल्स दे दिया। ये बहुत अच्छे से पढ़ना एग्जाम में, ये 20% ऑन कॉस्ट भी हो सकता था, और हड़बड़ी में मार के आ गया ना। 4,10,000, कैलकुलेटर नया नया मिला है, 4,10,000 इंटू 20% गया, खत्म। हाँ, अभी मैं था कि प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे चेक करना एग्जाम में फोकस से, कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स है या ऑन कॉस्ट है, अच्छे से देखना। ठीक है, अपने पास सेल्स पे दिया हुआ है, वैल्यू भी क्या है, सेल्स का है, तो सीधा 4,10,000 में से 20% हटा देगा, कॉस्ट निकल जाएगा। कितना आएगा, प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना, 3,20,000। रिवर्स आ रहा है, सबको कंसेप्ट क्लियर है ना? सेल्स रिटर्न, ये भी तो सेल्स पे ही होगा। परचेजेस इंक्लूडिंग कैश परचेज, हो कैश परचेज तो नहीं लेना भाई, इससे स्टॉक थोड़ी बढ़ता है, इससे तो सिर्फ पैसा जाता है। ये देखो, परचेजेस कैश परचेज थोड़ी लगा, इससे तो सिर्फ पैसा जाता है, गुड्स थोड़ी आता है। अरे क्या लेना देना कैश है या क्रेडिट है, गुड्स तो आया होगा ना बिजनेस में, तो गुड्स बढ़ा होगा। रिवर्स आएगा तो क्या करेगा, माइनस माइनस परचेजेस 50,340। देन सेल्स रिटर्न को क्या करना है, क्या चीज, कौन सा, क्या बोल रहा है? अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा, 3,28,000। ठीक है, ओके। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे को प्रॉपर अलग अलग करने का है, नेट वाले में जाएगा ही नहीं। अपने को वो 1% प्रोबेबिलिटी भी नहीं चाहिए जहां पे एग्जाम में तुम सिली मिस्टेक कर सकता है। कुछ सेकंड एक्स्ट्रा लगे सॉल्यूशन करने में, लगने दो, बट एक्यूरेसी चाहिए। माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न कितना है,
स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2000 कितना? क्या इजी क्वेश्चन था ना? समझ में आया ना? स्टॉक टेकिंग अदर देन ईयर एंड में होता है तो क्या करना? क्लियर है? अब क्वेश्चन ऐसा बोलता, सुनो मेरा बात, क्वेश्चन आपको 15 मार्च का वैल्यू बता देता और आपको स्टॉक का वैल्यू निकालना है 31st मार्च में, तो क्या करते? नॉर्मल, तब तो नॉर्मल सीधा जाना है, सीधा जाना है तो नॉर्मल, रिवर्स आओगे तो क्या करना है? उल्टा। क्लियर है ये? हाँ सेल्स, हाँ ऑलवेज। लेट मी सी, ये कर पाओगे क्या? रुको, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा और वार्म अप क्वेश्चन करता है। हाथ जलाओ मत वरना अभी हमको गाली देगा भैया, क्या क्वेश्चन है। नंबर 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करोगे थोड़ा सा? चलो रीड तो करो, एंड प्लीज एक दूसरे का मदद मत करना, जिसका जितना दिमाग चल रहा है उतना चलाओ। मदद से क्या होगा कि आप एग्जाम में भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अच्छा देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ए बिजनेस वाज डन ऑन 23rd of June 2020. The value of stock was rupees 48 lakh. The following transaction took place between 23rd of June to 30th of June. क्वेश्चन कहाँ बोल रहा है? सीधा जाना है कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था 23rd of June को और आपको कब का निकालना है? मतलब सीधा जाना है। 23 जून को जब आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था तब आपके पास कितना रुपीस का स्टॉक था? 48 लाख का स्टॉक आपके पास में था। क्लियर है ये चीज? आपको निकालना है 30 जून में आपके पास कितना स्टॉक था। सीधा सीधा जाना, रिवर्स जाना ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? अच्छे से देखना कि क्या क्या हुआ है। स्टॉक एज ऑन 23rd of June 2020 48 lakh. Let us read the requirement part. Determine the value of stock on 30th of June. ठीक है, ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन किया इन लोगों ने, फिजिकली वेरीफाई करके इन लोगों ने निकाला था ये वैल्यू। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन आपसे फिजिकल स्टॉक एज ऑन 30th of June चाहता है या बुक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग चाहता है? बोलो। हमेशा ध्यान रखना, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले, क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो हम लोग हमेशा एज पर बुक रिकॉर्ड्स ही निकालेगा। ठीक है? हाँ, कभी कभी इंस्टीट्यूट कुछ गलत एजम्पशन से करके रखेगा तो वो मैं बता दूंगा, आंसर मैच नहीं हुआ तो, कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ ये एजम्पशन लिया है। बट एग्जाम में आपको नहीं पता। जैसे यहाँ पे सिंपल सा क्या बोला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30th जून। कौन सा वैल्यू ऑफ स्टॉक? फिजिकल स्टॉक या फिर बुक स्टॉक्स? कुछ नहीं बोला ना, तो हम लोग क्या मानेगा? बुक स्टॉक्स। बट क्वेश्चन जो स्टॉक कैलकुलेट करके दे रहा है ये कौन सा है? फिजिकल है, ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स रीड पॉइंट नंबर 1। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, goods at cost worth rupees 2,40,000 were unsold। मतलब जिसको नहीं पता कंसाइनमेंट सुनना, कंसाइनमेंट एक एजेंसी काम होता है
जहां पे क्या करता है कि हेड ऑफिस, सपोज हेड ऑफिस से नाम यूज कर रहा हूँ, कंसाइनर, कंसाइनर अपने एजेंट को यानी कंसाइनी को गुड्स भेजता है उसके एरिया में या उसके स्टेट में सेल करने के लिए। प्रैक्टिकली उसका मालिक तो कंसाइनर ही है, कंसाइनी कोई नहीं होता, एक एजेंट होता है। ठीक है, एजेंट के पास गुड्स जाता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, हमारे एजेंट को भेजा गुड्स, उसमें से 2,40,000 का अभी भी अनसोल्ड पड़ा है उसके पास। तो बताओ ये जो उसके पास पड़ा है वो तो मेरे स्टॉक में काउंट होना चाहिए ना, वो मेरा ही तो स्टॉक है कंसाइनर का। तो हम लोग क्या लिखे, गुड्स लाइंग विद कंसाइनी, और कॉस्ट वैल्यू में ही काउंट करेगा स्टॉक को। तो ये मेरा काउंट हो जाएगा, इस स्टॉक में ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखेगा, इन्वेंट्री लाइंग अनसोल्ड विथ कंसाइनी, कितना था, Sorry, any code. 2,40,000। 2 lakh what? नशा ऐसा कर लेता है सवेरे उठते ही। धूप लो तो तुम देखो बाहर में बहुत तेज धूप है अभी, चार्ज खत्म हो गया तुम्हारा। पॉइंट नंबर 1 में किसी को डाउट है? पॉइंट नंबर 2, परचेजेस ऑफ ₹4 lakh were made, out of which goods worth ₹1,60,000 were delivered on 5th of July 2020। Sir, physical verification का आपको थोड़ा सा ज़्यादा अब देखो, परचेज किया 4 लाख का, उसमें से 1,60,000 क्या हुआ, अगला महीना रिसीव हो रहा है। फिजिकली कितना तुम्हारे पास आ चुका, 240। बट हम लोग को फिजिकल स्टॉक निकालना है या बुक स्टॉक। तो जब बिल आया होगा तो हमने हमारे सॉफ्टवेयर में तो पूरा ही एंट्री किया होगा, तो हम लोग तो पूरा स्टॉक काउंट करेगा। आया समझ में, चाहे मेरे पास आया हो चाहे नहीं आया हो। इफ क्वेश्चन फिजिकल स्टॉक पूछता तब हम लोग कितना काउंट करता, सिर्फ 2,40,000। समझ में आया? यहाँ पे तो हम लोग को क्या निकालना है, एज पर बुक्स। तो इफ आपने ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ परचेज किया है तो वो तो ऐड होगा ना, चाहे आपके पास मिला हो चाहे नहीं मिला हो, है तो आपका स्टॉक। तो हम लोग क्या लिखेगा, परचेज ऑफ गुड्स। इसमें दो सेग्रीगेशन कर सकता है, एक तो क्या, फिजिकली रिसीव, और एक इन ट्रांजिट। एक क्या कर सकता है अपन, फिजिकल रिसीव्ड और एक इन ट्रांजिट। भुजी पैसा, समझ में आया? इफ फिजिकल वेरिफिकेशन के हिसाब से बोलता तो हम लोग कितना काउंट करता, 240, फिर 160 को काउंट नहीं करता क्योंकि वो आया ही नहीं ना मेरे पास। लेकिन हम लोग किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, बुक रिकॉर्ड्स परपिचुअल। तो वहां पे तो बिल आते ही हम लोग पूरा बिल मार देगा सॉफ्टवेयर में, तो वो तो मेरा स्टॉक में प्लस हो जाएगा ना। क्लियर है? पीरियडिक वाला में हाँ नहीं लेता। इफ फिजिकल वेरिफिकेशन का क्वेश्चन होता ना फिर तो मेरा ये भी काउंट नहीं होता, 2,40,000। हाँ, जो अपने पोजीशन में है बस वही काउंट करेगा। ये भी तो 240 किसके पास पड़ा है, कंसाइनी के पास। तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता तो ये भी तो काउंट नहीं होता। आया समझ में? हम लोग कैसे निकाल रहे हैं इस पर, बुक रिकॉर्ड्स। पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, sales were 13,60,000 which includes goods worth ₹3,20,000 sent on approval। बढ़िया से समझना, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी बोलेगा हाँ हो गया, घर जाके फिर से करेगा तो कंफ्यूज होगा, इसलिए बढ़िया से घर जाके फिर से करना है आप लोगों को।
ब्रेक कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, जब भी कोई अच्छा पॉइंट आए ब्रेक करो उसको। हिप हॉप लॉकिंग पॉकिंग जो करना है कर लेना, ब्रेक करना। लेकिन कितना का सेल्स है टोटल सेल्स? आपने सेल्स किया है 13,60,000। क्लियर है? इसको तोड़ देता हूं भाई मैं, एक नॉर्मल और एक अप्रूवल वाला चैप्टर हमने कर रखा है। बताओ अप्रूवल पे कितना बेचा? नॉर्मल सेल्स कितना हो गया? 10,40,000। पहले तो मुझे ये बताना, यहाँ पे हम लोग सीधा जा रहे हैं तो सेल्स माइनस होगा या प्लस होगा? पहला बात है, ऐसे निकलना भैया क्या मजाक कर रहे हैं, ना तो सेल्स माइनस होगा ना सेल्स प्लस होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होगा, बिकॉज हम लोग सीधा जा रहे हैं। तो माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स तो करना है अपने को, देख लेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, बट ये तो होगा ना, माल बेचा है तो। क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं, अभी तक मैंने एक ही लाइन पढ़ा था जिसको लिख लिया। Half of these goods were returned before 30th of June 2020, but no information is available regarding the remaining goods. Oh my God! अप्रूवल में जो बेचा था, पुराना है, नया बुक में है ना? नया है ना? तब ठीक है, ऐड कर लो उसके अंदर में। अच्छा देखो, जो अप्रूवल में भेजा था उसमें से कुछ तो रिटर्न हो गया, 1,60,000 और नो इंफॉर्मेशन 1,60,000 का नो इंफॉर्मेशन। यही क्वेश्चन बोल रहा है? ठीक है भाई, जैसा बोल रहा है। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी जीपी परसेंटेज क्या हो गया? 25% ऑन कॉस्ट। जीपी परसेंट क्या है? तो इसका कॉस्ट तो बता दो मेरे को। ये तो सेल्स है 10,40,000, हम लोग को क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करना है। तो कॉस्ट कितना आएगा? अबे कॉस्ट कम करना है, अभी सिखाया हुआ है, कॉस्ट तो कम ही आएगा, तो डिनोमिनेटर क्या करना है? बढ़ा दो। 10,40,000 डिवाइडेड बाई 125%, 8,32,000 इज द कॉस्ट। तो मैं ऐसे लिख दू, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल सेल्स 8,32,000। ये तो सेल्स हुआ है ना? हाँ तोड़ना पड़ेगा ना, अभी तक तो मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं। अभी के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये है। अच्छा वो इसको यहाँ पे नहीं लिखो, अभी के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो ये है, बट अब देखता है क्वेश्चन को ट्रिक्स खेल देता है क्या। क्वेश्चन एक ट्रिक्स खेल चुका है। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000 had been sold for 1,20,000। ये ऑर्डिनरी सेल्स को और तोड़ना पड़ेगा। देखो अच्छे से समझना, नॉर्मल सेल्स में दो वैल्यू है। एक सेल्स है 1,20,000 का, यानी नॉर्मल में दो है, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। एबनॉर्मल आइटम को सेल किया है आपने 1,20,000 में, बोला है ना वहां पे देखो,
एक ऐसा आइटम है जिसका कॉस्ट है 2,40,000, जिसको आप बेच रहा है 1,20,000 में। तो आपके सेल्स में 1,20,000 आया हुआ है, उसको मैंने अलग कर दिया, बाकी सारा नॉर्मल कैटेगरी होगा। बाकी कितना बच गया? 10,40 माइनस 1,20, 9,20,000। क्लियर है? बट ये तो सेल्स है, मुझे क्या चाहिए? 9,20,000, 7,36, इसका कॉस्ट कितना होगा? 2,40,000। समझ में आया ये? यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना? क्या चीज? कैसे आया? 10,40,000 का सेल था, उसमें से 1,20,000 सेल वैल्यू एबनॉर्मल है, तो बाकी जो बचा वो नॉर्मल। ठीक है, इतना तो समझ में आया कि कॉस्ट ऑफ सेल 736 प्लस 2,40,000 है। अब एक चीज देखो, 1,60,000 का अप्रूवल के लिए सेल किया, वो रिटर्न आ गया, इसका कुछ करो ही मत। पहले तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करोगे ऑन अप्रूवल, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न को प्लस करोगे, कोई फायदा है? इसका कुछ करो ही मत। लेकिन इसका क्या करें? इसका करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? टोटल अप्रूवल पे 3,20,000 का सेल किया था, उसमें दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है 1,60,000 का और एक प्रोडक्ट है 1,60,000 का। 1,60,000 का आपके पास रिटर्न भी आ गया, तो क्या फायदा? पहले तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करोगे, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न को प्लस करोगे। इसका कुछ नहीं करने से भी तो होगा। इसका, इस 160 का कुछ नहीं करने से भी तो होगा। देखो, ये 736 प्लस 2,40,000 कितना हो रहा है? ये तो क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? अब अप्रूवल वाले का कहानी देखो। ट्रेडिंग में, बट यहाँ तो मुझे स्टॉक का वैल्यू निकालना है ना, स्टॉक वैल्यू में तो कंसिडर करना पड़ेगा। अरे वो प्रॉफिट में नहीं है। हाँ, अरे प्रॉफिट में नहीं है। अरे वो अलग ही था, वहां क्लोजिंग से वो ट्रेडिंग, वो कंसेप्ट पूरा अलग है। यहाँ तो मुझे एक्चुअल बुक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालना है, तो मेरा सॉफ्टवेयर से तो माइनस होगा ना वो, तभी तो मेरे को एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक कितना था पता चलेगा। अब ये यहां तक मेरे को बताओ, इस वाला पार्ट में दिक्कत है क्या? हाँ, तो बिक गया तभी तो माइनस किया है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब अप्रूवल वाला कहानी देखो। पहले तुमने अप्रूवल पे भेजा, तो भेजा होगा तो क्या करते अपन? माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल। कितना भेजा था भाई? 3,20,000 तो सेल्स है, कॉस्ट माइनस करना है। 3,20,000 डिवाइडेड बाई 125% कितना? अरे 3,20,000 का वैल्यू सेलिंग प्राइस है, 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल कितना होगा? इसका कॉस्ट कितना होगा? इसका कॉस्ट कितना होगा? 256 होगा ना? तो चलो, मैंने 2,56,000 रुपए का सेल कर दिया, ठीक है, ऑन अप्रूवल। इसमें से कुछ रिटर्न आ गया, तो वो वापस मेरे सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगा। हम तो सीधा जा रहे हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल रिटर्न, जो रिटर्न हो गया उसको प्लस कर लेगा ना वापस। कितना? 1,60,000 सेल वैल्यू का रिटर्न हुआ है, तो 1,28,000 अपन का क्या हो गया?
ऐड हो गया, समझ में आया। अब दूसरा वाला, कोई इंटीमेशन ही नहीं दिया, क्या क्वेश्चन आपको ऐसा बोल रहा है कि उसका अप्रूवल पीरियड एक्सपायर हो गया? नहीं ना। तो जब अप्रूवल पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ तो हम यही मान रहे हैं कि अप्रूवल पीरियड हो सकता है उसका बाकी है। तो ये बाकी है तो हम लोग क्या करता है फिर, स्टॉक में काउंट करता है ना, रिवर्स एंट्री करके सेल्स कैंसिल करता है, उसको कॉस्ट में काउंट करता है। कैसे काउंट करेगा? इन्वेंट्री विथ किस वैल्यू पे काउंट करेगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, मैं क्या करे? हाँ हाँ, समझ में आया पॉइंट? ये तो स्टार्ट है, स्टार्ट है। ए भाई सुनो, इस क्वेश्चन को दो टुकड़ों में बांटो, दो टुकड़ों में बांट रहा मैं। आपका बुक्स बोल रहा है कि आपने टोटल सेल्स किया है 13,60,000 का, ठीक है। एक है मेरा रिश्तेदार और एक है आउटसाइडर। रिश्तेदार को मैंने 3,20,000 का बेचा, और रिश्तेदार जब दुकान में आता तो क्या बोलता है, पसंद आएगा तो रख लेगा वरना रिटर्न कर देगा, ठीक है। और आउटसाइडर को मैंने कितना बेचा? 10,40। इट्स आउटसाइडर में भी दो है, नॉर्मल, एबनॉर्मल। नॉर्मल सेल्स है मेरा कितना, 9,20,000 का, और एबनॉर्मल है 1,20,000। हम लोग को क्या माइनस करना होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। रिश्तेदार को जो बेचा उसका भी कॉस्ट निकाल सकता है ना, ये तो सेल्स है, इसका कॉस्ट कितना होगा, 2 लाख। इसका कॉस्ट क्या निकाला, 736, 2,40,000। तो मेरे को ये बताओ, रिश्तेदार को मिला के टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो गया? सेवन 36, 240, यही तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो जब हम सीधा जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करना होता है ना। दोनों को ऐड करोगे तो कितना है, दिखा है 12,32,000, वही तो माइनस किया कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के, ठीक है। इसमें से अब क्या किया, रिश्तेदार ने एक प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न कर दिया तो रिटर्न काउंट कर लो। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न कितना है, रिटर्न आ गया तो उसको मैं प्लस करेगा ना, क्लियर। तो रिश्तेदार ने इसमें से एक तो रिटर्न कर दिया, और एक प्रोडक्ट जो उसके पास पड़ा है जिसका हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट है 1,28, ये क्या है तुम्हारा, अवेटिंग अप्रूवल। तो जो भी प्रोडक्ट अवेटिंग अप्रूवल होता है उसमें अपन क्या करता है, ईयर एंड में रिवर्स एंट्री करता है ना, तो उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा मुझे इन्वेंट्री में। तो वही तो हमने किया, ऐसा लिख दो, इन्वेंट्री
lying with कस्टमर 1,28,000। अब समझ में आया? करना ही चाहिए, डायरेक्ट तो कंप्यूटर थोड़ी ना हम लोग, वर्किंग नोट ऐसे आराम से बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालता है। हाँ सब कुछ ही है ये, मतलब ये नॉर्मल कैटेगरी ऑफ पर्सन है, अप्रूवल वाला नहीं है इसमें। यहाँ नॉर्मल का मतलब नॉर्मल कैटेगरी, के अंदर भी नॉर्मल परचेज करना ऐसे आ रहा है। हाँ तो मेरा कितना आ रहा है आंसर? 48 लाख, 2,40,000, 240, 160 माइनस 976 प्लस कितना आया? अब ये सब क्वेश्चन बनता है आपका 10 मार्क का क्वेश्चन। सॉल्यूशन इतना सही है नीचे वाला। अब किसी को ये चाहिए ये ले लेना, ये चाहिए ये ले लेना, समझ में आया आप लोग को? इससे ज्यादा मैं नहीं तोड़ सकता इसको। हाँ पहले जो लोग ये लिख रहा है ये लिख लो, फिर हम वो दिखा देगा। ऐसा है, ये वाला बैग बना सकते हैं। यस, बस आपको क्या करना है, ऊपर में लिख देना वर्किंग नोट। बस ये टर्म मत यूज करना आउटसाइडर और रिश्तेदार, ठीक है? ये मैंने तुम लोग को समझाने के लिए यूज किया है। हाँ वो भी दिखा देगा। ये लिख लो भाई जिसको लिखना है। मजा आया इन्वेंट्री? अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ कर रहे हैं। हर चीज हर टाइम इजी मिले नहीं। इसमें सोचो कंसाइनमेंट आ गया, अप्रूवल वाला चैप्टर आ गया है ना। क्यों, यही तो सेम ही तो था। हाँ इसी पैसा एक इलस्ट्रेशन ऊपर छोड़ के आया था ना, कौन सा नंबर 10 ही था ना वो, मैंने बोला था इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 विल बी योर होमवर्क, नेक्स्ट सेशन में वहीं से शुरू करेगा, ठीक है? अभी तक इन्वेंट्री टेकिंग का और भी क्वेश्चंस करेगा, ठीक है? पहले स्टडी मेट कवर करेगा, फिर पास्ट पेपर्स कवर करेगा हम लोग। That's all for today. Thank you.